तो अब हम पढ़ेंगे आपकी संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो जिसमें हम बात करेंगे संसद के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं हम आपके संसद की। तो संसद में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। संसद की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है भाग 5 जो है वो संसद से संबंधित है। आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है, जिसकी एक ट्रिक चलती है, आपने अक्सर सुना होगा, सरला। सरला का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसमें सा से मतलब जो है, इसमें जो सा है उससे आपको ध्यान रखना है संसद, और वहीं रा से ध्यान रखना है राज्यसभा, साथ ही साथ आपको ला से ध्यान रखना है लोकसभा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यानी 79, और फिर इसके बाद रा से यानी राज्यसभा 80 और लोकसभा आपको ध्यान रखना है 81। तो यानी आप ये कह सकते हैं सरला नामक ट्रिक से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 79, 80, 81 ये सब आपके किससे संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल आपको याद हो जाते हैं। तो आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपको पता था 52 है, जबकि राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 80 और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल 81 है। बात करते हैं संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संविधान में। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो कि आप जानते हैं आर्टिकल 80 में जिसका उल्लेख है, तो पहले नाम इसका राज्य परिषद था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था। प्रथम बैठक आपको ध्यान रखना राज्यसभा की 13 मई 1952 को हुई थी। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और फिर आपको ध्यान रखना है 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा बात करते हैं हम यानी अगर बात करें हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें आपको ध्यान रखना है नामकरण की। तो 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा इसका नाम रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, राज्य परिषद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम की अगर बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहते हैं, और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है इसे, ये भी आपको ध्यान रखना। राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसको कभी भी भंग एवं समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसके सदस्य जो हैं वो परमानेंट इसके अंदर रहते ही हैं। परमानेंट का मतलब है 2/3 सदस्य हमेशा रिटायर होते रहते हैं और 2/3 सदस्यों का हमेशा चुनाव होता रहता है। बात करते हैं हम आर्टिकल 80 की। तो आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा संबंधित है, जिसमें अधिकतम सीट 250 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आपको ध्यान रखना है मिलाकर 238 सीटें हैं राज्यसभा में, जबकि जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 जो सदस्य हैं ये कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से संबंधित हो सकते हैं। इनका जो मनोनयन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। जबकि वर्तमान में जो राज्यसभा है इसमें कितनी सीटें हैं ये आपको ध्यान रखना है, 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। तो राज्य और यूटी से कितनी सीटें हैं, 233 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यों से 225 और शेष जो है वो आपकी यूटी से हैं। जबकि मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, तो इस तरह से 245 इनकी संख्या बैठती है। बात करते हैं यूटी से, तो यूटी से आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर से एक राज्यसभा की सीट है, दिल्ली से 3 राज्यसभा के सांसद आते हैं और पुदुचेरी से 1 आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कुल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो 8 सदस्य हैं, ठीक है, इनका मनोनयन है, ये आप कह सकते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश से ये सदस्य हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि हम बात करते हैं आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में दे रखा है, यानी जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 4 है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से ही संबंधित है, यानी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीटों का, ठीक है, विवरण दे रखा है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु से 18 हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल से 16 सीटें राज्यसभा में हैं। बिहार से आपको ध्यान रखना है 16 हैं। बात करते हैं हम आपके राजस्थान से, तो 10 हैं। ओडिशा से आपको ध्यान रखना है, ओडिशा से कितनी सीटें हैं, तो ओडिशा से आपको ध्यान रखना है 10 सीटें हैं। इसी के साथ साथ केरला या केरलम से ध्यान रखना है 9 हैं, और वहीं आपको ध्यान रखना है 9 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पंजाब से आपको ध्यान रखना है 7 सीटें हैं राज्यसभा में, और वहीं असम से 7 हैं, जबकि तेलंगाना से 7 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है, जब शाम 7 बजे दुकानों में ताले लगे, जब शाम 7 बजे दुकानों में ताले लगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब, असम और तेलंगाना की ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पंजाब और तेलंगाना। और आपको ध्यान रखना असम में कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, 7 हैं असम इन राज्यों से सीटें। बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश की, तो आपको ध्यान रखना कर्नाटका से 12 हैं, ठीक है, और वहीं ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश से 11 सीटें, मध्य प्रदेश से 11 हैं, और गुजरात से भी 11 सीटें हैं। 11 अंधे मध्य से गुजरे, ये आपको ध्यान रखना है। 11 अंधे मध्य से गुजरे, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11 और आपके गुजरात से 11, ठीक है। और जब शाम 7 बजे दुकानों में ताले लगे, इससे आपको ये ध्यान रखना है, जब का मतलब पंजाब से और शाम का मतलब आपको असम से, और वहीं ताले का मतलब आपको तेलंगाना से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य से कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है झरना 6 पाए वाली घाट, ठीक है, और मेघालय से 1 है, त्रिपुरा से 1 है, मिजोरम से 1 है, गोवा से, मणिपुर से, पुदुचेरी से आपको ध्यान रखना है। यानी स्टेट्स 28 हैं, 3 यूटी से, यानी कुल मिलाकर 245 सीटें हो जाती हैं। 12 मनोनयन के द्वारा होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। हरियाणा से 5 हैं, और वहीं ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से 4 हैं, दिल्ली से 3 हैं, उत्तराखंड से 3 हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 हैं, सिक्किम से 1 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में। अरुणाचल प्रदेश से भी 1 है, और नागालैंड से भी आपकी 1 सीट है। अब बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं की। तो राज्यसभा जो सदस्य हैं, इनकी योग्यताएँ आपको भी पता होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं की अगर बात करें, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो 84 है, आर्टिकल जो 84 है, ये राज्यसभा में सदस्यों की योग्यताओं की बात करता है। भारतीय नागरिक होने चाहिए, आयु 30 वर्ष कंप्लीट कर लेनी चाहिए। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो ये स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है, और सदस्यों का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं वो आपको ध्यान रखना है रिटायर होते हैं, ठीक है। तो 2/3 ना ध्यान रख के आपको ध्यान रखना है 1/3 जो भाग सदस्य हैं ये इसके क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके लोकसभा की, जिसका उल्लेख आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को अन्य नाम निम्न सदन, प्रिय सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया जाता है। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को होती है, और 13 मई 1952 को ही आपको बताया राज्यसभा की भी बैठक होती है। बात करते हैं लोकसभा को, पहले 1954 में लोकसभा नाम दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1954 से पहले लोकसभा नाम रख दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा में कुल 500 सीट हो सकती है, जबकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आपको ध्यान रखना है लोकसभा की सीटों को 500 से 525 कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछ सकता है आपसे 500 से 525 सीटें किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो जो 7वां संविधान संशोधन है जो कि वर्ष
1956 में हुआ था। इसके द्वारा आपको ध्यान रखना राज्यसभा की सीटों को परिवर्तित किया गया, मतलब लोकसभा की सीटों को परिवर्तित किया गया था, जिसकी अधिकतम संख्या 500 थी। 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 525 कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं हम आपके वहीं 31वां संविधान संशोधन फिर अस्तित्व में आता है। तो जो 31वां संविधान संशोधन आता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो 31वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है 31वां संविधान संशोधन 1973 में आता है। ये तो पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ लोकसभा में सीट 525 से 545 कर दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 500 सीट थी, 500 को 525 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, और वहीं 525 से 545 जो है ये आपको ध्यान रखना है 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा किया गया। गोवा, दमन द्वीप में आपको ध्यान रखना है मतलब एक अधिनियम पास हुआ था 1987 में। इसमें 545 सीटों को बढ़ाकर फिर 552 कर दिया गया, क्योंकि गोवा, दमन द्वीप और में भी कुछ सीटें बढ़ाई गई लोकसभा के लिए, जिससे कि इसकी संख्या कुल 552 हो गई। बात करते हैं आर्टिकल 81 की। तो लोकसभा में अधिकतम सीट आपको ध्यान रखना 552 है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में आपको ये भी ध्यान रखना है 550 ही रह गई हैं। क्योंकि 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, जिसको अब समाप्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मनोनीत जो सदस्य होते थे तो लोकसभा में 2, उनको अब निरस्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन होते थे, ये आपको ध्यान रखना। तो राज्यों से कुल 530 सीटें होती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 होती हैं, कुल मिलाकर 550 सीटें होती हैं। एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, आंग्ल भारतीय जो 2 चुने जाते थे लोकसभा में, उनको आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उनका मनोनयन किया जाता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 331 को हटाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण बात है जो आपको कंठस्थ कर लेनी है। इसी के साथ साथ देखिएगा, हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 543। अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 550। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व में कितनी थी, यानी आपको ध्यान रखना है 552। 2 किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाई गई, आपको ध्यान रखना है 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इन सीटों को हटा दिया गया। ये किसके लिए थी, तो ये थी एंग्लो इंडियन के लिए थी। बात करें वर्तमान सीट में, तो राज्यों से 524 सीटें आती हैं और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें आती हैं। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव ये है कि राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें आनी चाहिए थी। ठीक है, बात करते हैं हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है 84वां जो संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, इसमें लोकसभा में जो आपकी सीट हैं इनको 2026 तक नियत कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इनकी जो संख्या है इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। कब तक, वर्ष 2026 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि संविधान के द्वारा ये किस संविधान संशोधन के द्वारा फिक्स किया गया, तो 84वां जो संविधान संशोधन 2001 में हुआ था उसके द्वारा लोकसभा की जो सीटें थी उनको निश्चित कर दिया गया। आर्टिकल 330 की अगर बात करें तो लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल करता है लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात, तो आर्टिकल 330 करता है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आप बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको क्या ध्यान रखना है, तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको पता होना चाहिए एससी के लिए जो लोकसभा में जो सीटें हैं, आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति के लिए 84 और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो हैं रिजर्व की गई, यानी कुल कह सकते हैं 131 जो सीटें हैं ये आपके रिजर्वेशन के द्वारा लोकसभा में लाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके लोकसभा की योग्यताओं की। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो भारतीय नागरिक होने चाहिए, आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आर्टिकल 84 में उनकी योग्यताओं का जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल जो 83 का 2 है,
आर्टिकल जो 83 का खंड 2 है, ये जिक्र करता है, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के कार्यकाल की। ये निश्चित करता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, बात करते हैं आर्टिकल 85 की, तो यह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि लोकसभा को वो उसकी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भंग कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसको डिजॉल्व करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इसी के साथ साथ आपको देखो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये भी रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो आर्टिकल जो 93 है, तो जो आर्टिकल 93 है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी बात करता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्पीकर जो थे लोकसभा के वो जीवी मावलंकर थे, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है। वहीं वर्तमान में अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है ओम बिड़ला है, जो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है बनाए गए थे। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो देखिएगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में हम बात करेंगे आपके महानियंत्रक लेखा की, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है महानियंत्रक लेखा की हम बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है CAG। यानी आपको ध्यान रखना है इनका जो पद है 1858 में वायसराय कैनिंग के द्वारा, ठीक है, अस्तित्व में लाया गया था महालेखा परीक्षक का। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछ सकता है सबसे पहले महालेखा जो परीक्षक है इसका पद किसके शासन में लाया गया था, तो कैनिंग के शासन में लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वो वायसराय हुआ करता था। तो प्रथम आपको ध्यान रखना है महालेखा परीक्षक जो है एडम ड्रमंड को बनाया गया था वर्ष 1860 में। कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा रखने के लिए आपको ध्यान रखना है एडम ड्रमंड को वर्ष 1860 में, यह आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1860 में, ठीक है, महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे संविधान में CAG का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। आर्टिकल 148 से लेकर आपको ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल जो 148 से लेकर 151 है, ये किसकी बात करता है, ये संविधान में आपको ध्यान रखना है, यानी महालेखा परीक्षक की बात करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की बात करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है वो ध्यान रखना है, आर्टिकल 148 में कहा रखा है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार खर्च को नियंत्रित करता है, ये भारत सरकार को जो भी खर्च होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना, उसका ब्यौरा रखता है। इसी के साथ साथ बात करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर 6 वर्ष के अलावा 65 वर्ष होता है। तो आप ये कह सकते हैं यानी अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है या फिर 65 वर्ष हो सकता है, मतलब दोनों में से जो पहले पड़ जाए आपको ध्यान रखना, तब तक इसका कार्यकाल निश्चित रखा जाता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो है आपका 148 का खंड 2 है, ये किसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है 148 राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर CAG की नियुक्ति की बात करता है। जबकि कार्यकाल की बात आर्टिकल 142(8) का 2 जो है ये उसके कार्यकाल को निश्चित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करें CAG जो है इसके कार्य क्या होते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरह काम करता है। आर्टिकल 149 में ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका आर्टिकल 149 है, तो इसमें किसकी बात करी गई, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें बात करी गई है राष्ट्रपति के मतलब CAG के कार्य की। तो 1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए कार्य करता था। वहीं CAG का काम ये होता है कि लेखांकन यानी हिसाब किताब रखना, श्रम परीक्षा यानी ऑडिटिंग करना, जांच करना, दोनों कार्य करता था। यह आपको ध्यान रखना है।
1950 से 1976 तक ये भारत सरकार के लिए कार्य करता था। और वहीं ध्यान रखना 1976 से वर्तमान तक ये आपको ध्यान रखना जांच करने का भी कार्य करता है, इसके साथ साथ लेखांकन का भी कार्य करता है। बात करते हैं हम आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1976 से आपको ध्यान रखना है लेखांकन का कार्य CAG, लेखांकन का कार्य आपको ये ध्यान रखना है का कार्य लेकर के मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेखांकन का कार्य है CAG से लेकर किसको दे दिया गया, वर्ष 1976 से, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष 1976 से जो CAG का कार्य था लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का, उसको किसको दे दिया गया, CGA को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंटिंग। CAG द्वारा आपको ध्यान रखना राज्य सरकारों के लिए लेखांकन एवं संपरीक्षा दोनों कार्य किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो है आपका 150 जो है ये CAG के द्वारा जो आपको ध्यान रखना है लेखाओं अकाउंट्स का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करना, ये कार्य निश्चित किए गए हैं। आर्टिकल 151 के तहत CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और CAG की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति जी। CAG को आपको ध्यान रखना है PSC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक एवं वॉचिंग मित्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करते हैं आपके भारत के CAG की। तो भारत का जो प्रथम CAG था, भारत में जो प्रथम भारतीय CAG थे, उनका नाम था B नरहरि राव। ठीक है, तो B नरहरि राव जो हैं ये आपको ध्यान रखना है प्रथम भारतीय CAG थे। वर्तमान में जो CAG हैं वो आपको ध्यान रखना GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये अभी हाल ही का डाटा आप देख लेना कि वर्तमान में कौन है। भारत के जो प्रथम CGA बनाए गए थे वो CS स्वामीनाथन को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा हम बात ये करते हैं, इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, बात करते हैं हम आपके संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की। तो आपको ध्यान रखना है संघ सरकार के जो मंत्रिपरिषद होते हैं तो उनकी अगर बात करें तो उनमें क्या ध्यान रखना है आपको, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, तो इनका भी जिक्र किस में किया गया, भाग 5 में आर्टिकल 74 में। तो संघीय मंत्रिपरिषद के गठन की अगर बात की गई तो कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 74 है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री महोदय को बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद बनेगी किससे, तो प्रधानमंत्री उसके अंदर होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य स्तर के मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो राज्य मंत्री होता है उसको ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम आपके मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना। उसे हम कैबिनेट स्तर के मंत्री या मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 352 में संशोधन किया गया था। आर्टिकल 352 में आपको ये भी ध्यान रखना है संशोधन किया गया था आर्टिकल 44 के तहत। तो आर्टिकल जो 44 है इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है, इसके 1978 के द्वारा किया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार का संचालन करता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, वहीं प्रधानमंत्री की बात करें एवं मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल जो 75 है,
इसकी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, और वहीं आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा आपको ये ध्यान रखना है योग्यताओं की अगर बात करें तो आप प्रधानमंत्री की अगर योग्यताओं की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अन्य व्यक्ति की बात करें तो यदि किसी अन्य व्यक्ति को पीएम या मंत्री बनाया गया है तो उसके द्वारा 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना महत्वपूर्ण होता है। वहीं बात करते हैं मंत्रियों की संख्या की, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो हुआ था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है इसके द्वारा लोकसभा की कुल संख्या का 15% आपको ध्यान रखना है मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार में कुल 75 मंत्री हुआ करते हैं। बात करते हैं हम आर्टिकल 75(2) की, तो मंत्रियों का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। वहीं बात करें आपके आर्टिकल 75 के 3 की, तो संघीय मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखती है, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा के प्रति रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसी के साथ साथ कैबिनेट आपको ध्यान रखना है किचन किसे कहा जाता है, तो ऐसे लोगों का समूह जो प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए सलाह देते हैं। तो ये 15 से 20 लोग होते हैं, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो कि उनके दोस्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे कैबिनेट किचन कहा जाता है। और परिवार के लोग होते हैं और अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। बात करते हैं हम आपके निर्वाचन आयोग की, तो देखिएगा निर्वाचन आयोग की अगर आप बात करें तो निर्वाचन आयोग में आपको क्या ध्यान रखना है, तो निर्वाचन आयोग में आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग जो है इसका संविधान में जिक्र भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। इनके लिए अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक वर्णित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 जो है ये 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया, यानी कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को ही आपको ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल 324 लागू कर दिया गया। चुनाव को पीड़ित वर्ग का हथियार कहा है किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 जनवरी 1950 को अगर किसी की स्थापना होती है तो वो होती है आपके चुनाव आयोग की। बात करते हैं हम आपके चुनाव आयोग से संबंधित कुछ अन्य तत्वों की, तो अन्य तत्वों की अगर बात करें तो आपको इसमें देखो क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य तत्वों की अगर बात करें तो अन्य तत्वों में आपको ये ध्यान रखना है, एक मिनट, तो अन्य तत्वों में देखिएगा आपको चुनाव आयोग में ये ध्यान रखना है कि 1950 से 1989 तक एक सदस्य संस्था थी। चुनाव आयोग आपसे ये पूछ सकता है एक सदस्य संस्था ये कब से कब तक थी, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1950 से लेकर 1989 तक इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था। 1950 से 1989 तक एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाता था। 16 अक्टूबर 1989 में आपको ध्यान रखना है पहली बार बहुसंख्यक संस्था बनाई गई, इसमें एक आपको ध्यान रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है उनके साथ साथ जो 20 हैं अन्य आयुक्त भी नियुक्त किए गए। वहीं 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, ये आपको ध्यान रखना है BS सहगल और आपको ध्यान रखना है SS धनौवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण तथ्य की, तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखिएगा आप किसकी बात करेंगे 1 जनवरी 1990 की। तो इलेक्शन कमीशन को पुनः आपको ध्यान रखना है एक सदस्य संस्था बना दिया गया। तो एक सदस्य संस्था कब बनाई गई 1990 में दोबारा बना दी जाती है, जिसमें BS रमा देवी को प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनाया गया था।
फिर आपको ध्यान रखना पुनः 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग को फिर से बहुसंख्यक संस्था बनाई गई, जिसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को बनाया गया था। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम आपके 2 सदस्यों की, तो GVG कृष्णमूर्ति और MS गिल को बनाया गया था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो शिव कुमार सेन को बनाया गया था। वर्तमान में राजीव कुमार, और वहीं आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये देख लेना वर्तमान में, ठीक है, 2026 के आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या मतलब ये नाम जो है बदल सकता है, ठीक है। और ये आप ध्यान सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं ज्ञानेश कुमार और आपके सुखवीर सिंह संधू। तो वर्तमान में अभी जो हैं तो वो ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा हम बात करते हैं आपके नियुक्ति की, तो आर्टिकल 324 का जो 2 है वो राष्ट्रपति के द्वारा आपको ध्यान रखना है इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल की अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष, जो भी पहले पड़ जाए। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पड़े, तो वो उनका कार्यकाल होता है। पद से हटाने की अगर बात करें तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को जजों को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटा सकते हैं आर्टिकल 124 के आर्टिकल 4 के तहत। चुनाव आयोग के कार्य की अगर बात करें तो मतदाता सूची को तैयार करना, चुनाव कराना, इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव को संपन्न कराना, ये आपको ध्यान रखना है चुनाव आयोग का कार्य होता है। इसके साथ साथ चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करते हैं हम आपके चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग में आपको अन्य तथ्य ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व हैं अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। आर्टिकल 324 जो है ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें आर्टिकल 326 की, तो आर्टिकल 326 में आपको ध्यान रखना लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 327 जो है ये संबंधित है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति को लेकर। तो विधायिका के द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 327 के तहत बनाए जाते हैं। आर्टिकल 328 जो कहता है वो कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को अनेक चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यानी राज्यों में जो स्थानीय सरकारें जो होती हैं उनके लिए जो कानून बनाने का जो कार्य होता है चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, तो उसमें कुछ भी फेरबदल करना है वो आर्टिकल 328 के तहत करना है राज्य का विधानमंडल। वहीं बात करते हैं हम आपके आर्टिकल 329 की, तो आर्टिकल 329 में ध्यान रखना है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है आर्टिकल 329 में। 25 जनवरी को आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव की सूचना आपको ध्यान रखना है भारत चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा आपको ध्यान रखना है इसकी घोषणा की जाती है इनके चुनाव की, और विधानसभा और विधान परिषद की राज्यपाल के द्वारा इनके चुनाव की घोषणा की जाती है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है BN तारकुंडे समिति की अगर बात करें, BN तारकुंडे समिति वर्ष 1980 में बनाई गई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं ध्यान रखना है इसकी सिफारिश जो थी मतदाता आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, किसके द्वारा BN तारकुंडे समिति 1980 के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है, ठीक है। इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है इसके द्वारा इनकी सिफारिश थी और इनके द्वारा इनकी जो ठीक है उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ साथ बात करें हम राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना इनका उद्देश्य था। उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखना, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है रेडियो और
दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिए जाना। और वहीं दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के द्वारा कुछ सिफारिशें की जाती हैं, जैसे कि EVM का प्रयोग। ये आपको ध्यान रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के द्वारा आपको ये ध्यान रखना है EVM के संबंध में सिफारिश दी जाती है। चुनाव सुधार से संबंधित मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र प्रदान करना, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी समिति की सिफारिश थी? दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश थी। वहीं आपको ध्यान रखना है, रिक्त स्थानों को 6 माह में भरे जाने की सिफारिश की गई थी। और के संतानम समिति 1964 में इसके द्वारा उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की सिफारिश भी की गई थी। तो जो के संतानम आपको ध्यान रखना है, के संतानम समिति जो थी वो 1964 में आई थी। तो इसके द्वारा आपको ये ध्यान रखना है, ये भी सिफारिश की गई थी कि जो मतदाता हैं यानी जो उम्मीदवार हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए, लेकिन वर्तमान तक आज तक इनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। बात करते हैं हम आपके EVM की। तो इसका आविष्कार जो है आपको ध्यान रखना है MB हनीफा द्वारा किया गया था। रजिस्टर्ड है 15 अक्टूबर 1980 को इसको रजिस्टर्ड किया गया था। प्रदर्शन इसका 1979 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग वर्ष 1989 और 82 में केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधान के द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, थरूर विधान क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर किया गया था। इसी के साथ साथ बात करें हम आपके वर्ष 1998 की। तो वर्ष 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधान चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। तो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में वर्ष 1998 में किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। 1990 में एक सिफारिश आती है और 1964 में के संधान समिति मतलब वो जो आपको बोल सकते हैं जो मतलब वोट मतलब जो खड़े होते हैं इलेक्शन में उनकी शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित करता था। वहीं बात करते हैं हम आपके जून 1999 की। तो जून 1999 में गोवा विधानसभा के संपूर्ण चुनाव EVM से कराए गए थे। यह आपको ध्यान रखना है। मई 2004 में ही आपको ध्यान 11वीं लोकसभा चुनाव EVM से कराई गई थी। और वहीं आपको ध्यान रखना है EVM की बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुल 4 बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए EVM का प्रयोग किया जा सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक EVM में अधिकतम 38-40 वोट डाल सकते हैं, यानी 3840 वोट ही एक EVM में पड़ सकते हैं। भारत EVM को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को निर्यात भी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें आपके सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव में विधानसभाओं के चुनाव में अधिकतम खर्च लोकसभा के लिए 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया। यानी 2014 में आपको ध्यान रखना 40 लाख से बढ़ाकर 2000 ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कितना कर दिया गया, तो लोकसभा में 2014 के जो लोकसभा थे इनमें जो आपको ध्यान रखना लोकसभा में जो खर्च है वो आपको ध्यान रखना है कितना कर दिया गया था। ये आपका 2014 में 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ जबकि छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है अधिकतम खर्च। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम आपके विधानसभा के चुनाव के लिए, तो विधानसभा के चुनाव के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए खर्च कर दिया गया। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 20 लाख रुपए तय कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा बात करते हैं हम आपके वोट देने के अधिकार की। तो संवैधानिक अधिकार आपको ध्यान रखना है, वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक एवं वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बात करते हैं आपके नेशनल पार्टीज़ की।
तो आपको ध्यान रखना पूर्व में क्षेत्रीय महिलाओं को वोटिंग राइट्स भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महिलाओं को जो वोटिंग अधिकार है वो भारत सरकार अधिनियम 1900 आपको ध्यान रखना है 19 के द्वारा प्रदान किया गया था। इसी के साथ साथ 1926 में प्रथम मतदान में महिलाओं ने भाग लिया था। इसी के साथ साथ देखिएगा बात करते हैं आपके राज्य विधान मंडल की। तो भाग 6 में राज्य विधान मंडल का उल्लेख है, राज्यों का संविधान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भाग 6 को कहते हैं आर्टिकल 168 जो है राज्य विधान मंडल का उल्लेख करता है, जिसको 3 भागों में बताता है ये राज्य विधान मंडल को। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जैसे कि आप जानते हैं इसका जिक्र 169 में किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है विधानसभा का 170 में किया गया है। और ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है UKMBET, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूपी महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी एक ट्रिक है UPMBET, ये आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा कुल 6 राज्यों में क्या है आपका विधान परिषद है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यूपी में है, आपको ध्यान रखना है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। एम से मध्य प्रदेश नहीं ध्यान रख के आपको महाराष्ट्र ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है यू से आपको UKMBET आपको ध्यान रखना है, यूपी नहीं ध्यान रखना है। यू से यूपी, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अधिकतम सीट विधानसभा में आपको ध्यान रखना है 500 हो सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 403 है। कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं हम आपके अपवाद की, तो कम से कम सिक्किम में आपको ध्यान रखना है 32 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए था। तो कम से कम सीटों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई थी, तो निर्धारित की गई थी आपको ध्यान रखना है 60, जबकि सिक्किम में कितनी है 32 है। तो राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम के अंदर है, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, पुदुचेरी में 30 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूटीज़ में सबसे छोटी विधानसभा आपको ध्यान रखना किसी की है, तो वो आपको ध्यान रखना पुदुचेरी के। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा रखने वाला, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है, 403 सीटें रखती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा जम्मू कश्मीर की थी, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश ये तो 90 आप कह सकते हैं। राज्यों का सदस्यों का जो निर्वाचन है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से और बहस मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आपके आर्टिकल संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा, ये निश्चित किया गया था। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है सदस्यों की जो योग्यता है, मतलब किसके सदस्यों की योग्यता, तो आपको ध्यान रखना है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के। तो आर्टिकल 173 में आपको ध्यान रखना है भारत का जो नागरिक होगा वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई है। आर्टिकल 332 की बात करें तो विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, यह आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 332 में। वहीं बात करें हम आपके आर्टिकल 332 की, तो सदस्यों की आपको ध्यान रखना है अयोग्यता यानी वो अनर्हता पर आपको ध्यान रखना बिन निश्चय अनुच्छेद है 192, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है डिस्क्वालिफिकेशन पे 192। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आर्टिकल 172 की, तो 5 साल तक इनका कार्यकाल हो सकता है। पदाधिकार की बात करें तो आर्टिकल 178 में विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हो सकता है, आर्टिकल 178 के तहत। विधान परिषद की बात करें तो जिसका जिक्र आर्टिकल 169 में किया गया है, इसका अन्य नाम उच्च सदन और स्थायी सदन रखा गया है, और ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 168 के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहार में, मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। द्विसदनात्मक होगा। लेकिन 1969 में यह आपको ध्यान रखना है, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। वहीं 1985 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त किया और 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त कर देता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम आपके आर्टिकल 7वें की, तो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान किया गया, परंतु उसका अभी तक गठन नहीं किया गया। राज्य के पुनर्गठन के समय कुल 5 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था थी, जबकि आपको ये ध्यान रखना है वर्तमान में ये सिर्फ 5 राज्यों में रह गई है। 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः संस्थापित किया गया और 2014 में तेलंगाना में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 के तहत किया गया। बात करते हैं आपके सदस्यों के निर्वाचन की विधान परिषद के, तो आर्टिकल 171 के 3 में दे रखा है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि विधानसभा का जो निर्वाचक मंडल है, विधानसभा का जो निर्वाचक मंडल है वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचक विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल होता है विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, शिक्षकों का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का 1/2 भाग आपको ध्यान रखना है विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कर रहे अध्यापकों द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है स्नातकों का, तो स्नातकों का निर्वाचक जो मंडल है विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 भाग स्नातकों द्वारा, जिन्हें स्नातक किए गए 3 वर्ष हो चुके हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, तो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्य हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम आपके सदस्यों की योग्यताओं की, तो अनुच्छेद 173 के द्वारा आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो 173 है इसके द्वारा भारत का नागरिक हो और आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, कार्यकाल स्थायी सदन है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। वहीं बात करते हैं हम आपके राज्यपाल की, तो राज्यपाल की अगर बात करें तो भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल निश्चित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 154 के तहत राज्य कार्यपालिका की तो यह आपको ध्यान रखना है, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होंगी आर्टिकल 154 के तहत। इसी के साथ साथ जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। इसी के साथ साथ बात ध्यान रखनी है आर्टिकल 155 की, तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 156 की अगर बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। सामान्य कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 वर्ष का हो सकता है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे आर्टिकल 157 की, तो
आर्टिकल 157 की अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखना राज्यपाल की योग्यताओं की जिक्र किया गया है। भारतीय नागरिक को आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। इसी के साथ साथ बात करें आर्टिकल 158 की, तो 158 में आपको ये ध्यान रखना है 158 में आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की सेवा शर्तें दे रखी हैं। 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसको मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा इनको आपको ध्यान रखना है शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 160 के द्वारा राज्यपाल के कर्तव्य की बात करता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियाँ बताता है। राज्यपाल फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आर्टिकल जो 162 है, राज्यपाल राज्य कार्यपालिकाओं की शक्तियों में विस्तार करता है। राज्य कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार कर सकता है। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और आर्टिकल 164 के द्वारा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 के द्वारा सीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी वो नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 में राज्यपाल द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। वहीं बात करते हैं हम आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य की, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है आर्टिकल 167 में दे रखा है, राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देना। आर्टिकल 166 की बात करें, राज्य सरकार का संचालन आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ आप बात करते हैं राजभाषा की, तो राजभाषा अधिनियम की अगर आप बात करें तो देखिएगा राजभाषा अधिनियम आपको ध्यान रखना है भाग 17 में दे रखा है। इसका उल्लेख आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 343 से 351 तक राजभाषा अधिनियम का उल्लेख है। ठीक है, तो राजकीय भाषा आपको ध्यान रखना है का अर्थ होता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, यानी ये आपको ध्यान रखना है। डिबेट हुई थी 11 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 तक हिंदी दिवस ठीक है संपन्न हुई थी, तो जिस वजह से हिंदी दिवस हर साल आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को नियम समिति ने हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित किया। वहीं बात करते हैं हम आपके राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 से 344 में दे रखा है। वहीं आपको ध्यान रखना प्रादेशिक भाषाएं आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 345 से 347 तक दे रखा है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा आर्टिकल 348 से 349 तक है। और विशेष निर्देश की भाषा आपको ध्यान रखना 350 से 351 तक है। संघ की जो राजभाषा है वो आर्टिकल 344, 343, 344 तक है। 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और जिसकी लिपि आपको ध्यान रखना है देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 का 1 जो है वो ये भी कहता है कि आर्टिकल 1965 तक मतलब आपको ये कहता है मतलब 1965 तक ये अंग्रेजी भाषा को शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार यानी संघ में अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। और आर्टिकल 344 जो है वो कहता है राजभाषा आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1956 में सौंपी थी और ये बनाया गया था आपको ध्यान रखना 1955 में। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन एवं फिर प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग आपको ध्यान रखना 1955 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खैर थे, बाल गंगाधर खैर थे, जिसमें सदस्य 14 थे। ये आपको ध्यान रखना 344 का दूसरा जो भाग है वो आपको ध्यान रखना है राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति की बात करता है, जिसकी प्रथम समिति 1967 में बनाई गई थी। अध्यक्ष जीबी पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। सदस्य 30 थे, 20 लोकसभा के, 10 आपको ध्यान रखना राज्यसभा के थे। वहीं प्रादेशिक भाषाओं की बात करें तो इनका जिक्र आर्टिकल 345 से 347 तक है। आर्टिकल 345 में राज्य मंडल द्वारा उस राज्य स्टेट में बोली जाने वाली भाषा को प्रशासकीय कार्यों के लिए मान्यता दे सकता है। आपको ध्यान रखना आर्टिकल 345 के तहत हिंदी भाषी राज्य यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक यूटी है जिसको हम दिल्ली कहते हैं, और वहीं आपको ध्यान रखना है ठीक है उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। तो आर्टिकल 346 के तहत राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा आपको ध्यान रखना है का जिक्र किया गया। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस भाषा में कम्युनिकेशन करना चाहता है
आर्टिकल 347 में किसी राज्य में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जा सकती है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा की बात करें तो आर्टिकल 348 से 349 तक इसका जिक्र है। आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा लागू की गई, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं निर्णय अंग्रेजी में दिया जाता है। विशेष निर्देश की भाषा की बात करें तो 350 से 351 तक इसका जिक्र किया गया है। और वहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, व्यथा निवारण की भाषा समस्या के समाधान के किसी भी भाषा में पत्र लिख सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 350 ए या का की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 350 ए के तहत। आर्टिकल 351 के तहत हिंदी भाषा विकास आपको ध्यान रखना है की बात की गई है। आर्टिकल 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। और आर्टिकल 210 के तहत राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र किया गया। स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, मान्यता ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। 1872 में वायसराय था मेयो, इसके द्वारा वित्तीय सहायता के लिए आपको ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया था। 1882 में रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को अस्तित्व में लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है जिसके लिए एक विधेयक पेश किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक इसीलिए रिपन को कहा जाता है। वहीं ध्यान रखना है वर्ष 1907 में शाही आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष CEH हाउस था। उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन के कार्यों की जांच करना। वहीं ध्यान रखना स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपको ये ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये असफल रहे थे। वहीं 1953 में आपको ध्यान रखना नेहरू सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रसार सेवा की व्यवस्था की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके बलवंत राय जो मेहता हैं, तो बलवंत राय मेहता जो समिति है ये आपको ध्यान रखना है, ये 1957 में आती है। इसका अध्यक्ष BR मेहता थे। स्थानीय शिल्पकार स्वशासन के शिल्पकार कहे जाते हैं BR मेहता। बलवंत राय मेहता को 58 में रिपोर्ट सौंपते हैं। सिफारिशें थी पंचायती राज का गठन किया जाए। बात करें 3 भागों में बांटा गया पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई, खंड स्तर पर पंचायत समिति की, और जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को बगदारी गांव नागौरी जिले में राजस्थान में। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है। अध्यक्ष अशोक मेहता होते हैं। सिफारिश से अपने पंचायती राज 2 भागों में बांटा गया, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। इन्होंने अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आती है, इसने 2 स्तर बताए थे, मंडल स्तर और जिला स्तर। मंडल स्तर पर मंडल समिति का गठन, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एक और आपको ध्यान रखना है समिति का गठन किया जाता है, डॉक्टर PVK राव समिति का 1985 में आती है। इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है इसका अध्यक्ष PVK राव थे। योजना आयोग की सिफारिश पर रिपोर्ट 1986 में ये प्रस्तुत करते हैं। पंचायती राज को 4 भागों में ये बांटने की बात करते हैं। बात करते हैं आपके राज्य स्तर का राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात करते हैं। वहीं बात करें आपके राज्य वित्त आयोग के गठन की, तो राज्य पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मीगढ़ सिंघवी समिति 1986 के द्वारा LM सिंघवी समिति भी कहते हैं, इसकी सिफारिश से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। PK थुंगन समिति 1988 की अगर बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है सिफारिश से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
बीके तुंगन समिति 1988 के द्वारा प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों का संबंध राज्यों से न होकर संघ से होने लगा। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने तुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु पास नहीं हो सका। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने तुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर आपको बताने का 64वां संविधान विधेयक 1989 लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन इसको पास नहीं किया गया। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लोकसभा और राज्यसभा में आपको ध्यान रखना है 22 और 23 दिसंबर 1992 को प्रस्तुत किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिलती है और लागू 24 अप्रैल 1993 को होता है। इस अधिनियम से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस मतलब पंचायती राज दिवस इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं। भाग 9 पुनः जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पार्ट 9 में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 16 है इसमें और 243 से लेकर 243 ओ तक। अनुसूची आपको ध्यान रखना है 11वीं जोड़ी गई जो कि पंचायती राज से संबंधित है। विषय जो है 29 है इसमें और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। बात करें पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था और ग्राम सभा को आपको ध्यान रखना है 243 ए में जिक्र है। पंचायतों का गठन 243 बी में किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत आपको ध्यान रखना DPSP के अंतर्गत भी आता है। महिला SC ST को आपको ध्यान रखना रिजर्वेशन की भी बात की गई। पंचायतों का गठन 243 बी, संरचना 243 सी में कहा गया। पंचायतों में आरक्षण 243 डी में है। पंचायतों के कार्यकाल की बात करें तो 243 आपको ध्यान रखना ई में है। 5 वर्ष के लिए सदस्यों की योग्यता 243 F में है। राज्य वित्त आयोग 243 I में है और वहीं नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएँ आपको ध्यान रखना है। प्रथम नगर निगम आपको मद्रास का 1688 में बनाया गया था। 1773 चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में नगर निगम की स्थापना भी की गई थी। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। और बात करें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था, पेश हुआ था और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को इसको ठीक है स्वीकृति मिल जाती है। 1 जून 1993 से लागू होता है। भाग 9 का है 243 P से 243 ZG तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और नगर पालिकाओं का गठन 243 Q में के अंतर्गत किया जाता है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद आपको ध्यान रखना है और नगर पालिका परिषद और नगर निगम, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ बात करें स्थानों का आरक्षण 243 D में है। शक्तियों का वितरण जो है 243 W में है। राज्य वित्त आयोग 243 I में है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 K में है। पंचायतों के लिए आपको ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयोग 243 ZA नगर पालिकाओं के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं फिर आपके